रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-6666। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। रोशनी का कारवां में खैर मकदम करती हूँ मैं सलीमा, और मेरे साथ हैं अरशद। हम दोनों ही बड़ी बेचैनी और बड़ी बेसब्री से इस लम्हे का, इस मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं कि वक्त इशारा करे और हम ये महफिल सजाएं, कुछ हकीकत बयां करें और कुछ ख्वाब बुने। सलीमा, ख्वाब से एक बात याद आती है कि सपने देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर ये बंद आंखों में नींद के दरमियान बसर करते हैं, लेकिन जब ये पूरे होते हैं तो चारसू उजाला होता है। और आज जिस शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम, उम्र छोटी सी है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। भाई, इनका नाम है सुमन रथ। सुमन दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ही ऑल्सो रन्स अ बिजनेस where he deals in access technology products. सुमन एक अच्छे स्पीकर भी हैं और अभी वो बात कर रहे हैं जॉर्ज अब्राहम से। नमस्कार सुमन, अभी आपने अपने ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया है। सेंट स्टीवंस कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स का एडमिशन आपने प्राप्त किया है। तो आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि इन 3 सालों में आपके क्या आशाएं हैं, आपके क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो मेरा एक सपना था स्टीवंस कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। 3 साल से मैंने ये सपना रखा है कि मुझे सेंट स्टीवंस कॉलेज ज्वाइन करना है, सेंट स्टीवंस कॉलेज में पढ़ना है। ये कॉलेज जो 120 साल पुरानी है और जहाँ से इतने महान व्यक्ति आए हैं, और ये सपना आज पूरा हुआ। अब जो 3 साल है मुझे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने में, सबसे बड़ी बात नए दोस्त बनाना जो ज़िंदगी भर जिनके साथ संपर्क होगा, ये मेरा सबसे बड़ा अभी लक्ष्य है। और स्टीवंस का जो क्लब्स और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिबेटिंग क्लब, हिस्ट्री क्लब, ये सब क्लब में मुझे ज्वाइन करके और एक्सपीरियंस करना, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। तो सुमन, ये बताइए कि हाल ही में जब आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स लिखे हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा? जब मैंने सुना या मुझे पता चला 12वीं क्लास बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो पहले तो एक डर सा लग गया कि क्या होगा, कैसे होगा, इतने किताब कैसे ख़त्म होंगे, नोट्स कैसे करना है, टीचर के पास कैसे जाके पढ़ना है। मगर दिसंबर और जनवरी तक 3-4 एग्ज़ाम स्कूल ने ले लिए थे, तो उसके बाद से मुझे ये डर कम गया। और मैंने हर वक्त अपने स्कूल करियर में एक लेखक यूज़ किया है। मैं एक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ता हूँ, नोट्स पढ़ लेता हूँ और अपने किताबें पढ़ लेता हूँ कंप्यूटर स्कैनर के थ्रू से। उसके बाद मैं आके अपने लेखक को वो जब प्रश्न पढ़ता है, प्रश्न पढ़ने के बाद मैं अपना जवाब उसको बोलता हूँ जबकि वो लिखता है। सुमन, आपकी पढ़ाई काफ़ी सालों से मुख्य धारा में हुई है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ बांटें। आधा मेरे स्कूल करियर का ब्लाइंड स्कूल में हुआ था, जहाँ पे मैंने ब्रेल सीखा और जहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट लिविंग या मोबिलिटी या वो मैंने सीखा। मगर ये सही है कि मैंने अपना 6 से 12 क्लास 6 साल मैंने नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल पे कंप्लीट किया। पहले तो बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं एक अकेला था, दृष्टिहीन, और 40 बच्चे ऐसे थे कि जो बहुत सवाल पूछते थे और ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो, और मुझे उन्हें समझाना बहुत मेरे लिए मुश्किल पड़ता था। लेकिन 1-2 साल के बाद मेरे बहुत अच्छे दोस्त होने लगे। और स्कूल एक्टिविटीज़ अगर पूछेंगे तो मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, चेस में पार्टिसिपेट किया है और म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। और मेरे आखिरी साल में 12वीं क्लास में मैंने पार्टिसिपेट किया था एक इंडियन मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉम्पिटिशन में, जहाँ पे मुझे 100 स्कूल से बच्चे आए हुए, उनसे मिला मैं और उनके साथ मैंने बोला और 3 दिन के लिए मैंने उनके कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और मुझे एक उसमें अवार्ड भी मिला था। अक्सर सुना जाता है सुमन
कि आम स्कूलों में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए किताबें नहीं हैं। इसी प्रकार अध्यापकगण जो है आम स्कूलों में वो दृष्टिहीन विद्यार्थियों को सिखाने में सक्षम नहीं है। इस विषय में आपकी क्या राय है? नॉर्मल स्कूल में आप 1 साल तक ये श्योर है कि बहुत सब टीचर आपको लगेगा कि टीचर आपके लिए केयर नहीं दे रहे, दोस्तों आपके साथ पास नहीं आ रहे, बच्चे आपके साथ बात नहीं कर रहे। मगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तब टीचर सीख लेते हैं और जो बोलते हैं बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यही होता है। आप भी सीखते हैं उनके बारे में, वो भी सीखते हैं आपके बारे में। और लाइब्रेरी की जो बात है, आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से लाइब्रेरी या किताब पढ़ना आसान हो गया है। एक साइट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, जो सब क्लासिक्स, आपका पूरा 300-400 साल का क्लासिक्स किताबें सब स्कैन करके इंटरनेट पे दिया गया है, तो आप सब पढ़ सकते हैं। और अगर आपको और भी चाहिए तो पब्लिक लाइब्रेरीज दुनिया भर आजकल बहुत आ रहे हैं जो कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे हैं, जिस पे आप मेंबरशिप लेके पढ़ सकते हैं किताब। जैसे सिंगापुर का एक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी, जहाँ पे आप अगर 400 या 500 रुपये दें साल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं किताब, भगवत गीता से शुरू करके सब तक सब कुछ। और अगर और भी आपको पढ़ना है तो आजकल स्कैनर्स और सॉफ्टवेयर, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर बहुत सस्ते हो गए हैं, जिससे आप खरीद के पढ़ सकते हैं किताब स्कैनिंग करके। और ये सब स्कैनिंग सॉफ्टवेयर बहुत एक्यूरेट हो रहे हैं, दिन पर दिन और भी अच्छे हो रहे हैं। तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए पढ़ने के लिए किताबें। सुमन, आप बचपन से ही दृष्टिहीन रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जब आपके परिवार वालों को पता चला कि आप दृष्टिहीन हैं तो उनका क्या प्रतिक्रिया थी और उन्होंने आपको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया? अगर मैं आज कुछ भी हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ या मैं कॉलेज में हूँ और महाविद्यालय को ज्वाइन किया हूँ, स्टीवेंस कॉलेज में हूँ, तो मेरी पेरेंट्स की बदौलत है। मेरा प्रॉब्लम था कि ऑक्टिव नर्व जो है, जो आँख को ब्रेन के साथ कनेक्शन करता है, उसी में एक ट्यूमर आया था। तो उसी ट्यूमर या आप बोलेंगे तो घाव हुआ था। ये घाव को डॉक्टर ने ठीक समय पर पहचान नहीं सके, तो इसी वजह से उनको ऑक्टिव नर्व को काटना पड़ा, जिससे ब्रेन से वो आंखों का ताल्लुक कट गया। उन्होंने बोला कि इधर जान बच सकती है या जिंदगी बच सकती है या आंख बच सकती है। जब मैं 2.5 साल का था तब दृष्टि चली गई। उसके बाद से मैंने जीना सीख लिया है कि बिना दृष्टि के। और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ी हाथ है, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा महसूस करने नहीं दिया कि मैं कोई अलग बच्चा हूँ या कोई अलग हूँ, क्योंकि उन्होंने हर वक्त मुझे बोला कि बेटा देख, हर व्यक्ति की तरह तू भी एक नॉर्मल व्यक्ति है, तू भी नॉर्मली जीना है और नॉर्मली सब कुछ करना है। तो सुमन, आपके हॉबीज क्या है? मुझे चेस बहुत अच्छी लगती है, मैं चेस खेलता हूँ। और मुझे म्यूजिक बजाना अच्छा लगती है। 4-5 साल मैंने कीबोर्ड बजाई है। मैंने अभी शुरू किया है पियानो बजाना। इसके अलावा मुझे पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग बहुत अच्छी लगती है। सुमन, सुनने में आया है कि आप जब स्कूल में थे आपने एक कंपनी शुरू किया था। आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, मैंने देखा कि तब की पढ़ने के लिए किताब और मैगजीन बहुत कम थे दृष्टिहीन लोग के लिए। हम लोग का एक आइडिया था कि ऑडियो मैगजीन का एक आइडिया था कि हम लोग सॉफ्टवेयर लेके MP3 ट्रांसफॉर्म करेंगे बुक्स को या किताब को और उसे इंटरनेट पे डालेंगे ताकि लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसे CD में डालेंगे। ये तब आइडिया तब फॉर्मुलाइज नहीं हुआ। लेकिन जब मैं गुड़गांव आया 11वीं क्लास में, तब मैंने एक व्यक्ति से बात किया, मिस्टर पॉल ब्लैंकहॉर्न, जो एक कंपनी चलाते हैं इंग्लैंड में, जिसका नाम है सेंसरी सॉफ्टवेयर, जिन्होंने मुझे बताया कि अगर मैंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की इंडिया में, वो मुझे सस्ते सॉफ्टवेयर देंगे ताकि मैं इंडिया में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये सॉफ्टवेयर में से है स्क्रीन रीडर, लुकआउट और स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, जिससे आप किताब पढ़ सकते हैं, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर से बहुत सस्ती है। अभी 60 या 70 प्रोडक्ट से ज़्यादा है इस प्रोडक्ट कंपनी के अंदर। गेम्स या कंप्यूटर गेम्स से शुरू करके आपका स्क्रीन रीडर, स्कैनिंग सब है। आखिर में सुमन, ये बताइए कि आपके जिंदगी में लक्ष्य क्या है? मुझे आगे जाके सिविल सर्वेंट में एग्जाम देना है या IFS में ज्वाइन करना है। उसके साथ अगर मैं कुछ लिख सकता हूँ तो, या जर्नलिज्म तो उसके साइड में हो सकता है, तो मुझे वो भी करना है। थैंक यू वेरी मच सुमन। हम दुआ करेंगे कि आप एक कामयाब तरीन जिंदगी के मालिक हों और आपके हौसले, आपकी प्रतिभा दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बने। बेशक। और अब एक ऐसे शख्स की जिंदगी पर प्रकाश डालें जिनके नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ है, संत सूरदास। और आज उनके बारे में बता रहे हैं अमीन सयानी। जब जब सुर और साधना की बात चलती है तो मन में उभरता है संत सूरदास जी का नाम।
सन 1478 में दिल्ली के पास सिरी गांव में जन्मे सूरदास जन्म ही से नेत्रहीन थे, जिसके कारण बाहर वालों ने तो क्या, उनके अपने माता पिता ने भी उन्हें नकार दिया और उनका तिरस्कार किया। एक दिन वो अकेले दुखी मन से बैठे थे कि तभी उन्हें कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया और वो सुर उनके मन पर किरणों की तरह छा गए। उन्हें लगा कि उनका सच्चा सुख संगीत ही में है। वो मात्र 6 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़कर संगीतकारों की एक टोली के साथ चल पड़े। लेकिन इस टोली ने भी नेत्रहीन सूरदास को बोझ समझकर ठुकरा दिया। फिर भी सूरदास हिम्मत नहीं हारे और अपना संगीत सफर अकेले ही तय किया। 14 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपने मधुर सुरों और आराधना में डूबे हुए शब्दों के बल पर लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। लोग उन्हें संत सूरदास के नाम से जानने लगे। आगे चलकर सूरदास ने संत स्वामी वल्लभाचार्य को अपना गुरु बनाया और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की आराधना में समर्पित कर दिया। उनके गाए हुए भजन इस कदर लोकप्रिय हुए कि खुद शहंशाह अकबर भी उन्हें सुनने के लिए सूरदास जी के घर गए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए सन 1583 में सूरदास जी परलोक सिधार गए। पर उस नेत्रहीन संत की यादें उनकी मधुर धुनों और भावनापूर्ण भजनों के माध्यम से आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। अमीन साहब, संत सूरदास की बात और आपकी आवाज जैसे 4 चांद लग गया। वाह। और अब बात फिटनेस की, स्वस्थ रहने की। सलीम, आपको मालूम है गालिब ने क्या कहा? बहुत कुछ कहा, लेकिन फिलहाल आप बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसीलिए हमारे एडवाइस सेक्शन में आज हम कुछ टिप्स देने वाले हैं आप लोगों को। तो आइए मिलते हैं सुनीता गोडारा से, जो 1992 में एशियन मैराथन में चैंपियन रह चुकी हैं और अब एक जानी मानी फिटनेस कंसल्टेंट हैं। इनसे बात करेंगे प्रणय गडोदिया। सुनीता जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फिजिकली फिट या स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है? फिजिकल फिटनेस लेवल हर इंसान का अलग अलग होता है, क्योंकि सबका काम करने का तरीका, एज, वेट, ये सब कुछ उसमें मायने रखते हैं। जैसे एक डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे कि फिटनेस क्या है, तो वो कहेगा कि शरीर जो बिना किसी बीमारी के हो वो फिट है। अगर आप किसी स्टूडेंट की फिटनेस को लेते हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए फिटनेस है 8 घंटे अपने स्कूल का काम करने के बाद, स्कूल में जितना कुछ करने के बाद अगर वो घर वापस आता है, थका हुआ महसूस नहीं करता है और उसके बाद वो प्लेग्राउंड भी जा सकता है और उसके बाद भी 2 घंटे पढ़ाई कर सकता है और थकान नहीं महसूस करता है, तो वो फिट है। इसी तरह से हम एक ऑफिस वर्कर को अगर लेते हैं, तो ऑफिस वर्कर जब 8 घंटे एक सीट पे बैठ के, कंप्यूटर वाला अगर पर्सन है, वो 8 घंटे बैठ के कंप्यूटर पे काम करता है और उसके बाद भी उसको स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम नहीं होती है या बैक एक नहीं होता है, घर आता है, स्वस्थ अपने को महसूस करता है, एनर्जेटिक फील करता है, तो वो फिट है। तो हर इंसान के उसके काम करने पे उसकी फिटनेस लेवल को आंका जाता है। राइट सुनीता जी। अच्छा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स या स्वस्थ खान पान के बारे में? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में मैं 3 तरह के उसको कैटेगराइज करना चाहूँगी: एक्सीलेंट फूड, गुड फूड एंड नो फूड। एक्सीलेंट फूड वो है जो हमको शरीर में ताकत प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि फुल्ली न्यूट्रिएंट्स के साथ में, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी हैं। अगर वैसा खाना जिसमें सब्जी है, सलाद है, फ्रूट्स हैं, दूध है, रोटी, दाल, सब्जी है, तो ये एक तरह से न्यूट्रिशियस फूड हो गया। और साथ में जब भी आप खाना खाते हैं तो उसमें फ्रूट्स और सैलड हैं, कच्चा कुछ है, तो वो आपके लिए एक्सीलेंट फूड है। गुड फूड वो होता है जो अनाज,
जो आपने रोज़ खाना ही है लंच में और डिनर में। और नो फूड होता है वो, इसीलिए ईटिंग हैबिट्स अच्छी करने की जब हम बात करते हैं तो ये जो मीठा है, तला हुआ है, गरिष्ठ खाना जिसे कहते हैं, ये सिर्फ हमें कभी कभी खाना चाहिए। तो अगर आप एक्सीलेंट फूड लेते हैं, गुड फूड डेली लेते हैं, दही और मठा ये सब ज़रूरी है, तो फिर आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्या आप ऐसे कोई व्यायाम या एक्सरसाइजेस बता सकती हैं जिससे दृष्टिहीन लोग अपने आप को ओवरऑल फिट रख सकें? नॉर्मली वो ऑन द स्पॉट जॉगिंग, ऑन द स्पॉट जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, स्टमक क्रंचेस, अप एंड डाउन मूवमेंट्स, वो कर सकते हैं, स्टैटिक साइकिल कर सकते हैं। और अगर उनके साथ में पार्टनर है तो फिर वो कहीं भी जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं विद द पार्टनर। और अगर वो घर में ही करना चाहें तो बेस्ट होती हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो व्यक्ति को उम्र बढ़ने के साथ साथ नहीं करनी चाहिए? उम्र के साथ साथ डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी कम कर देनी चाहिए। अगर आप पहले क्रंचेस 200 करते थे, स्टमक एक्सरसाइजेस 200 करते थे, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसको धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। अगर आप रनर हैं और आप किलोमीटर्स ज़्यादा कर रहे हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपको किलोमीटर कम कर देना चाहिए। अगर आप स्पीड रनर हैं तो आपको स्पीड कम कर देनी चाहिए। अगर आप कोई गेम खेलते हैं, और अगर ये मैं विजुअली हैंडीकैप की बात कर रही हूँ, तो अगर कोई भी गेम खेल रहे हैं आप और वो कॉम्पिटिटिव लेवल है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कॉम्पिटिटिव लेवल को कम करके उसको एंटरटेनिंग लेवल पे ले आना चाहिए। योगा बहुत ही अच्छा होता है उम्र के साथ साथ। उम्र के ये जितने यंग हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ आप अगर योगा की तरफ ज़्यादा रुझान कर दें तो बॉडी को उतना टॉर्चर नहीं होता है, फिजिकली आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि अगर आपकी बैक प्रॉब्लम है तो फिर आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। अगर आपको बैक पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, नेक प्रॉब्लम है, तो आप बैकवर्ड बेंडिंग करें। भुजंगासन हो गया, अगर आपको आसनों के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है तो जितने बैकवर्ड बेंडिंग आसनास हैं, अगर आपको बैक प्रॉब्लम है वो करें। अगर आपको हाई बीपी है तो बैकवर्ड बेंडिंग ना करें, तब फॉरवर्ड बेंडिंग करें, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग करने से जो बीपी है उसको वो लो होता है, उसको आराम मिलता है। इसी तरह से जो पुराने ज़माने में दंड बैठक किया करते थे वो आजकल ऑब्सलीट माना गया है। न्यू साइंटिफिक रिसर्च आ रही है, उसमें हाफ स्क्वाट बेटर होता है बनस्पति की दंड बैठक करने के। सुनीता जी, क्या ये ज़रूरी है कि एक व्यक्ति एक्सरसाइज करने के पहले अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ले लें? अगर वो अपने आप को स्वयं में अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसको डॉक्टर से सलाह लेनी है। लेकिन जब भी आप कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो किसी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से ज़रूर एडवाइस ले लें। अगर आपको कोई बीमारी है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले। आज चलते चलते ये बताएं सुनीता जी कि क्या ये ज़रूरी है एक्सरसाइज किसी मार्गदर्शक या एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर ही हो? बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज को किसी एक्सपर्ट या सुपरविजन में करें। अब फॉर एग्जांपल आप जिम करते हैं, जिम में अगर आप अकेले जाके करना शुरू करेंगे, पहली बात तो ये नहीं मालूम होता है कि कितना वेट उठाना है, कितनी बार उठाना है, किस तरह से उसको करना है, तो वहाँ पर एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जब आप मल्टी जिम करते हैं तो ठीक है, आप इंस्ट्रक्टर से पूछ के उसके बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री वेट्स कर रहे हैं जो बारबेल के साथ किया जाता है, अगर वैसा कर रहे हैं तो कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। हमेशा आपके साथ कोई ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जिसको पता हो कि फ्री वेट्स कैसे किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ही फिर इंजरी बहुत होती हैं। बेटर है कि ना करें बनस्पत की उसके इंजरी हो जाए। दूसरे, कोई भी गेम आप स्टार्ट करते हैं, जब तक आप उसको उन रूल्स को नहीं जानेंगे तो उसमें प्रॉपरली आप उस गेम को खेल नहीं पाएंगे, इसलिए गाइडेंस का होना ज़रूरी है। और सुपरविजन, कुछ ऐसे गेम्स जो टेक्निकल गेम्स होते हैं उनमें सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर फिटनेस के लिए आप योगा लेते हैं, योगा भी आपको किसी से सीखना पड़ेगा। खुद करना शुरू कर देंगे, उसमें कुछ गलत कर देंगे, कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है ये आपको पहले एक्सपर्ट से सलाह लेनी ही चाहिए। एक बार सीखने के बाद फिर आप खुद कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब की जाए बात इधर उधर की।
ताकि हम जान सकें कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। बेशक। भाई, कनाडा और यूएस के तमाम दृष्टिहीन छात्र छठी एनुअल नेशनल ब्रेल चैलेंज के लिए लॉस एंजलिस में मिले। 6 वर्ष से लेकर 19 साल तक के स्टूडेंट्स 5 अलग अलग चैलेंजेस में हिस्सा ले रहे थे और प्रिलिमिनरी राउंड के बाद टॉप 50 स्टूडेंट्स को वहां बुलाया गया। And guess what they were supposed to do? They were requested to transcribe, type, and read Braille by using a device called Perkins Brailler. The first 3 winners in each age group, received saving bonds. And yes, apart from all these activities, the annual Braille Challenge was also a socializing event for the children. और अब दोस्तों, इस आसमान छूती बुलंदी और कामयाबी के बाद क्यों ना हम भी थोड़ा आसमान छू ही लें। ये बात हुई ना, मैं तो भूल ही गई थी कि आज छूले आसमान भी है। अरशद, मेरी तो बेचैनी बढ़ती जा रही है कि जाने कौन इस बार के इस सेगमेंट को शुभान्वित करेगा। भाई, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अच्छा। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम की शिल्पा गोयल से, जिन्होंने क्लास 10th में इस साल 90% नंबर पाए हैं। ब्रावो। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल की स्वाति पवार, जिन्होंने कि 12th क्लास में 80% नंबर हासिल किया। कमाल की बात तो यह है कि दोनों ही बच्चियां विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन आप इनकी कामयाबी का अंदाजा लगा सकती हैं। मेरा नाम शिल्पा गोयल है और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। मेरा नाम स्वाति पवार है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं 11th ह्यूमैनिटीज़ से कर रही हूँ। मैं अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसमें मुझे इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट मिला है। ऐसी हार्ड वर्किंग, रेगुलर स्टडीज़। सेम है। और मेरे को NAB हॉस्टल DPS आर.के. पुरम से बहुत हेल्प मिली। मुझे भी NAB से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं NAB जब छोटी थी, नर्सरी में मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट वहाँ से मैंने ब्रेल सीखी। फर्स्ट में मेरा DPS वसंत विहार में एडमिशन हुआ। NAB में स्कूल से आने के बाद हमें यहाँ पे क्लासेस दी जाती हैं, जिसमें हमें टीचर्स बुक रीड करके सुनाती हैं और हमारा होमवर्क करवाती हैं। फिर हमारे लिए राइटर्स भी यहीं से अरेंज होते हैं। फिर यहाँ से मुझे कैसेट्स में रिकॉर्डिंग भी मिलती है। ब्रेल बुक्स भी मुझे यहीं से ही मिलती हैं। NAB की टीचर्स ने मुझे पढ़ना सिखाया, मतलब जो भी लिखना वगैरह वो सब यहीं से सीखा मैंने। उन्होंने ही मेरा DPPS में एडमिशन उन्होंने ही करवाया। मेरे पास जो क्लास नोट्स होते हैं ब्रेल में, उनसे भी पढ़ा मैंने, कैसेट्स से भी पढ़ा और ब्रेल बुक्स भी मैं यूज़ करती थी। मेरे को तो खैर ब्रेल आती नहीं है, बट मैं रिटन नोट्स मैं अपने आप लिखती थी, या उनसे पढ़ती थी, या कैसेट से सुनती थी। बोर्ड दे रही थी फर्स्ट टाइम, थोड़ा डर लग रहा था, बट बाद में इट्स ओके। मुझे तो मतलब डर नहीं लगा, क्योंकि ये तो मेरा सेकंड टाइम था ना। मुझे 12th में अच्छी परसेंटेज स्कोर करने के बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है। आई वांट टू डू सोशियोलॉजी ऑनर्स। फिर मुझे IAS के एग्ज़ाम देने हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं इंग्लिश ऑनर्स अभी कर रही हूँ, मैं IAS के एग्ज़ाम दूंगी, ये तो श्योर है। मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, फिक्शंस जैसे गाने सुनना अच्छा लगता है। जी, मुझे बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं बहुत पार्ट भी लेती हूँ। जैसे खो खो खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने ताइक्वांडो भी ज्वाइन कर रखा है। मेरे को फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव सिंगिंग और बहुत कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया था मैंने, जिनमें मैं जीती भी थी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। अच्छा अरशद, जरा जल्दी से पलकें तो झपकाओ। पलकें झपकाओ? वो तो बंदी रहती है। लेकिन इसलिए तुमसे ये कह रही हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम नंबर 21 का सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। और हमारा सवाल था, अगर तुम्हें याद हो, 1 मिनट के वक्फे में लोग कितनी दफा अपनी पलकें झपकाते हैं? और जवाब था 1 दर्जन। 1 दर्जन पलकें झपकाने के जवाब में एक भी जवाब हमें सही नहीं मिला। इसलिए इस बार की टी-शर्ट किसी को नहीं जाती। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो CD और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं
अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें ईमेल के ज़रिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें, और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। वक्त आ गया आपसे बिछड़ने का, लेकिन इस वादे के साथ कि मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे, इसी जगह और इसी वक्त। जी हाँ, हम जरूर मुलाकात करेंगे, लेकिन आज हमें इस वक्त इजाजत दीजिए। मैं अरशद इकबाल और मैं सलीमा रजा। खुदा हाफिज। आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें, या हमारी ईमेल ID भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी